गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए जल्दी से अपने वीडियोस ऑन करिए सब बच्चे। चलिए बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज हम अपनी लास्ट क्लास पे पहुंच गए हैं मैनेजमेंट की। ठीक है, तो अभी तक हमने मैनेजमेंट में क्या क्या देखा एक बार रिकॉल करते हैं। हमने सबसे पहले देखा मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने फीचर, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी ये सब किया। फिर हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट किया, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट किया, हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट किए, उसके बाद हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट किया, उसके बाद हमने देखा द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। और मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक रीड करने को बोला था, जो उसको मैंने कहा था कि आप जस्ट अपने आप घर पे एक बार रीड कर देना, द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि मैंने ये बोला था कि ये जो टॉपिक है हमें आने वाली क्लासेस में डिटेल में करना है। तो जब हमें आगे डिटेल में करना ही है तो हम उसमें भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेकिन हाँ, अभी इस चैप्टर, अभी जैसे आप लोगों के स्कूल के एग्जाम्स में हो सकता है कुछ आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चंस आ जाए कि आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो मैंने इसलिए बोला था कि आप उसको थोड़ा सा रीड कर लेना। ठीक है, आज हम अपना लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारा ये टॉपिक है लास्ट। ओके, सबसे पहले तो हमारा एक क्वेश्चन उठता है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन। तो अगर बहुत ही सिंपल तरीके से बात करें, बहुत ही एक मतलब एक वर्ड या एक लाइन में बात करें, तो मतलब क्या होता है कोऑर्डिनेशन का, यूनाइट करके चलना। सब डिफरेंट जितने भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो सब एक एक साथ मिलके काम करें, दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो अगर हम इसको समझे, एक एग्जांपल से अगर हम इसको समझे, अभी आप कुछ मत लिखिएगा बच्चों, अभी आप कुछ मत लिखना, यहाँ समझिए सिर्फ। देखिए, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्डर आया है जिसमें हमें 2000, लेट अस अज्यूम 2000 शर्ट्स या कुछ भी बनानी है। 2000 शर्ट्स का हमारे पास एक ऑर्डर आया। ठीक है, अब देखिए इस एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए कितने डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो गए। सबसे पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिसको मनी अरेंज करना पड़ेगा इसके लिए। फिर आता है हमारा परचेज डिपार्टमेंट, जिसको सामान इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर आता है हमारा सेल्स डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो देखिए एक इसके लिए, एक ऑर्डर के लिए, अब देख अगर इन सब डिपार्टमेंट्स ने एक साथ काम किया, फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बिल्कुल 2000 शर्ट्स के लिए फाइनेंस अरेंज किया, परचेज डिपार्टमेंट ने 2000 शर्ट्स के लिए सामान खरीदा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने 2000 शर्ट्स बनाई और सेल्स डिपार्टमेंट ने 2000 शर्ट्स बेची, तब तो ये जो है, तब तो हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं हुआ और लेट अस अज्यूम फाइनेंस वाले जो है वो 2000 की जगह सिर्फ 1800 शर्ट्स के लिए फाइनेंस इकट्ठा करते हैं, परचेज डिपार्टमेंट सिर्फ 1500 शर्ट्स के लिए सामान खरीदता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ 1200 शर्ट्स ही बनाती है, तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या अपना ऑर्डर पूरा कर पाएगी? नहीं। तो बेसिकली क्या हुआ, जितने भी ये इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज है, जितनी भी ये इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज है, हमें इनके बीच में क्या इंश्योर करना है? यूनिटी। तो कोऑर्डिनेशन की जो डेफिनेशन है वो बहुत बड़ी है। अभी आप मत लिखिएगा, अभी आप सिर्फ यहाँ देखिएगा, बिल्कुल मत लिखना, मैं अपने आप याद करा के लिखवाऊंगा। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन। मतलब सब लोग एक जैसा ही काम करें, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही काम करें। इट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग यूनिटी ऑफ एक्शन amongst amongst various interdependent activities, amongst various interdependent activities। और अगर ऐसा हुआ, अगर सब लोग एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम किया सब लोगों ने, तो क्या होगा, जो हमारे गोल्स है वो बहुत पीसफुली और हार्मनी के साथ अचीव होएंगे। एंड हार्मोनियस एंड हार्मोनियस implementation of plans to achieve the desired goals, and harmonious implementation of plans to achieve the desired goals, harmonious implementation of plans to achieve desired goals। अब देखिए डेफिनेशन बड़ी है, हम अपने तरीके से तोड़ तोड़ के याद करेंगे। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग यूनिटी ऑफ एक्शन amongst various interdependent activities and harmonious implementation, harmonious मतलब peacefully, peaceful implementation of plans to achieve the desired goals। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप जस्ट सुनिएगा। Coordination is the process of achieving unity of action amongst the various
interdependent activities and harmonious implementation of plans to achieve desired goals. मैंने आपको पहले भी बोला है बच्चों, जब भी कोई डेफिनेशन बड़ी होगी हम उसको तोड़ तोड़ के याद करेंगे, ठीक है। 4 लाइनों में आपको इस डेफिनेशन को याद करना है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग यूनिटी ऑफ एक्शन, पहला, अमंग्स द वेरियस इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज, दूसरा, एंड हार्मोनियस इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, तीसरा, टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स। एक बार लास्ट टाइम बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग यूनिटी ऑफ एक्शन amongst various interdependent activities and harmonious implementation of plans to achieve desired goals. एक बार लास्ट टाइम बोल दो फिर मैं आपसे बुलवाऊंगा, सुन लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग यूनिटी ऑफ एक्शन amongst various interdependent activities and harmonious implementation of plans to achieve desired goals. एक मिनट, मनन, रिया गर्ग, भव्या, देवांश, जतिन एंड क्रिश अपने वीडियोस ऑन करिए जल्दी से। चलिए एक बार आप सब बच्चे बोलेंगे, कोई टेस्ट नहीं कुछ नहीं है, सब कोशिश करेंगे, मैं भी आपके साथ बोलूंगा। तो कोऑर्डिनेशन इज द, सब बच्चे अनम्यूट करिए, बोलिए जल्दी से। कोऑर्डिनेशन इज द process of achieving unity of action various harmonious interdependent activities and harmonious implementation plans for achieving achieve desired desired goals। goals. एक बार फिर से बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग, जल्दी बोलिए फिर से। Unity of action various various interdependent activities, आगे, and harmonious harmonious implementation implementation for of achieving the plans to desired goals. achieve desired goals। चलिए अभी रजिस्टर निकालिए, बुक्स जल्दी से बंद करिए, बुक्स जल्दी से बंद, बुक्स नहीं खोलनी, रजिस्टर निकालिए जल्दी से। इस डेफिनेशन को 3 बार लिखना है, अभी 3 बार। हाँ जी केशव बोलिए, जल्दी से लिखिए 3 बार इस डेफिनेशन को। देवांश, क्रिश, वीडियोस ऑन करिए बच्चे, मेरे पास जिनका मैसेज आया था उनको छोड़ के सब बच्चे वीडियोस ऑन करिए, जल्दी से लिखिए 3 बार। सर अभी कोई टेस्ट है? हाँ बेटा अभी टेस्ट है, नेक्स्ट वीक है, आज बताऊंगा, आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कल हम इसकी केस स्टडीज एंड वो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, फिर हम आज ही मैं आपको बताऊंगा कि आपका टेस्ट नेक्स्ट वीक किस दिन होएगा। इस चैप्टर का सब्जेक्टिव टेस्ट होएगा, तो मैं आपको ऑनलाइन, आप आओगे, मैं आपको टेस्ट शेयर करूंगा, आप लिख के मेरे को भेजो। ओके सर। जिन बच्चों ने ग्रुप में मैसेज नहीं किया प्लीज ग्रुप में मैसेज करके आइए, अटेंडेंस वहीं से मार्क होती है। बच्चे ज्यादा है, ग्रुप में कम मैसेज आए हुए। हाँ जी भव्या जल्दी लिखिए, मानवी जल्दी से लिखिए। थ्री टाइम्स लिखनी है जल्दी से। अद्वित याद होगी, जल्दी से एक बार बोलो डेफिनेशन। Coordination is a process of achieving unity among the interdependent. यूनिटी ऑफ, थोड़ा तेज बोलो, धीरे बोलो। हाँ
Coordination is the process of achieving unity among interdependent activities Unity of action amongst interdependent activities. आगे and harmonious implementation of plans for achieving the desired goal. right. Okay. हाना आप रिपीट करो जल्दी से एक बार. Coordination is the process of achieving unity of action amongst various interdependent activities and harmonious implementation of plans for achievement of desired goals. Desired goals. जल्दी से लिखिए बच्चों, 3 टाइम्स लिखिए सबने. मानवी ट्राई करो एक बार जल्दी से बोलिए डेफिनेशन. Coordination is the process of achieving unity of action among interdependent activities and harmonious implementation of plans to achieve desired goals. वेरी गुड. चलिए बच्चों एक बार सब बोलते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में. व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? इट इज, बोलिए सब बोलेंगे मेरे साथ. इट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग Unity of Unity सब of बोलेंगे. action. यूनिटी ऑफ एक्शन अमंगस्ट वेरियस Interdependent activities. and Harmonious harmonious implementation of plans to achieve desired goals. Desired results. समझ आ गई? अच्छे से याद हो गई सबको डेफिनेशन. चलिए अब हम आगे चल. लिख ली सबने? देवांश लिख ली डेफिनेशन? जल्दी से लिखिए. 2 मिनट्स और दे दो, जल्दी लिखिए. ओके चलिए बच्चों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो क्या है हमारा. हमें करने हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. ठीक है तो एक सबसे पहला फीचर क्या है कोऑर्डिनेशन का कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ ऑल मैनेजर्स. चाहे वो टॉप लेवल पे हमने लास्ट क्लास में किया था ना, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, चाहे किसी भी लेवल पे हो मैनेजर, ये सबको ही कोऑर्डिनेशन अपने एम्प्लॉइज के बीच में, अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच में करनी होती है. तो दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. अभी बच्चों अंदर का मत सोचना, भी सिर्फ हेडिंग्स पे ध्यान दीजिए. पहले हेडिंग्स याद करेंगे फिर अंदर की डिस्कशन करेंगे. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्या है? इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. तो जितने लोग काम कर रहे हैं उन सबके एफर्ट्स को मिलाना है, उनको एक यूनिफाई करना है, उनको एक बाइंड करना है. दैट इज वन ऑफ द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. नेक्स्ट, it ensures unity of action. Coordination ensures unity of action. Next, it is a continuous process. Coordination ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया काम हो गया. It is a continuous process. Next, it is all pervasive. जैसे मैनेजमेंट में पढ़ा था कंटिन्यूअस परवेसिव, वैसे यहाँ पे भी आ गया. इट इज ऑल परवेसिव मतलब ये हर जगह होता है, हर लेवल पे होता है, हर डिपार्टमेंट पे होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन पे. इट इज ऑल परवेसिव. एंड लास्टली, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन. मतलब जानबूझकर, सोच समझकर करने वाला फंक्शन है. इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन. ठीक है. अब देखिए सबके फर्स्ट लेटर्स को अंडरलाइन किया, फर्स्ट अल्फाबेट को, और इसका एक स्लैंग बना दिया. Ranbir is extremely cute and dashing. ठीक है. चलिए जल्दी से याद करेंगे हेडिंग्स. पहले सिर्फ हेडिंग्स याद करेंगे फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो जल्दी से याद करेंगे. आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, आई से इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, ई से इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, सी से कॉन्टिन्यूअस, ए से ऑल परवेसिव एंड डी से डेलिब्रेट फंक्शन. जल्दी से याद करेंगे. R से responsibility of all managers, I से integrates group efforts, E से ensures unity of action, C से continuous, A से all pervasive and D से deliberate function. जल्दी से याद करिए. R से responsibility of all managers, I से integrates group efforts, E से ensures unity of action, C से continuous, A से all pervasive and D से deliberate function.
चलिए एक बार बोलते हैं, जल्दी से बताइए। आर से क्या है, जल्दी से बोलिए। आर से Responsibility of रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। आई से Integrates group efforts. इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ई से ensures unity of action, एक्शन। अच्छा डी से all pervasive, Deliberate अच्छा ऑल परवेसिव। देखो ऑल, डी से ऑल परवेसिव है, डी से डेलिब्रेट फंक्शन। यही होता है, वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। तो बोल तो रही है, रट्टा तो लगा लिया, लेकिन ये नहीं पता क्या कैसे बोल रहे हैं। ए से All ऑल purpose. परवेसिव, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से डेफिनेशन बोलिए कोऑर्डिनेशन की। मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत बच्चे भूल गए हैं। जल्दी से ऐसा करिए, जतिन आप बोलिए। जतिन जल्दी से बोलो डेफिनेशन। Yes, sir. हाँ बोलिए। यस यस सर नहीं, बोलो डेफिनेशन। यस सर, जल्दी से डेफिनेशन बोलो। Coordination is the process of पहले achieving. तो आप अपना शक्ल दिखाइए, ये बिल्कुल ही नीचे घुस के। हाँ जी बोलिए, जल्दी से बोलिए डेफिनेशन। हाँ, Coordination is the process of achieving unity of goals. यूनिटी ऑफ एक्शन, Unity of यूनिटी ऑफ action एक्शन amongst various amongst various independent interdependent activities interdependent activities आगे and And- harmonious implementation of plans for achievement of goals. डायरेक्ट गोल। हार्दिक आप बोलो जल्दी से। हार्दिक गुप्ता जल्दी से डेफिनेशन बोलो। सारे पॉइंट्स बोलो एक बार फीचर्स के। हार्दिक गुप्ता जल्दी से। The process of अरे फीचर्स बोलो, फीचर्स थे हो जल्दी से। responsibility of all managers बिना बिना देखे। integrates group efforts, ओके, uh, ई से deliberate चलो आगे चलो। ई से नहीं आता तो आगे बढ़ो। deliberate function, ओके a continuous process, यस। and ए से all pervasive, ऑल परवेसिव। और ई से क्या है, ensures unity of action. यूनिटी। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से बताइए। आई से क्या है, integrates group इंटीग्रेट ग्रुप efforts, एफर्ट्स। ई से ensures shows unity of action। सी से Continuous. कंटीन्यूअस। ए से all pervasive, से डी Deliberate. Deliberate. एंड आर से responsibility of all रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजर। चलिए बच्चों, अब हम इसको बाद में लिखेंगे, पहले अब इसको ना जल्दी समझते हैं क्या है, फिर इसको रीड करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि कोऑर्डिनेशन, यहाँ देखिएगा नोट्स में कोई पढ़ने की जरूरत नहीं अभी। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि कोऑर्डिनेशन क्या है, वो एक रिस्पांसिबिलिटी है ऑल मैनेजर्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि 3 टाइप के मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल एंड लोअर। तो टॉप लेवल किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, टॉप लेवल। अब हम इसको 4 लाइनों में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, टॉप लेवल कोऑर्डिनेट्स विद द मिडिल लेवल, पहला पॉइंट। दूसरा, मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट्स विद द टॉप एंड द लोअर लेवल, ठीक है, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, फिर लास्ट पॉइंट, लोअर लेवल कोऑर्डिनेट्स विद द मिडिल लेवल एंड द वर्कर्स। आई रिपीट, क्या लिखेंगे हम, 4 पॉइंट्स बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल लेवल, पहला पॉइंट। फिर तीनों लेवल्स का एक एक पॉइंट। पहला टॉप लेवल का, टॉप लेवल किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, मिडिल के साथ, ठीक है। मिडिल किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, लोअर एंड टॉप के साथ। एंड लोअर किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, मिडिल के साथ एंड वर्कर्स के साथ। इसका डायग्राम भी बनाएंगे, अभी बनवाऊंगा मैं आपको, अभी नहीं बनाना। यहाँ देखिए, इसका हम क्या डायग्राम बनाएंगे, इसका हम ऐसे एक डायग्राम भी बनाएंगे। ये हम एक पिरामिड बनाएंगे और आप इसको ऐसे करके टॉप, मिडल, अभी रुक जाइए, अभी टाइम दूंगा मैं बनाने का। टॉप, मिडल, लोअर, और आप एक एरो बनाओगे। टॉप कोऑर्डिनेट्स विद मिडल, मिडल कोऑर्डिनेट्स विद टॉप एंड लोअर, एंड लोअर कोऑर्डिनेट्स विद मिडल एंड द वर्कर्स। ठीक है, इस तरह से समझ में आ गया पॉइंट। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जो 2 पॉइंट है, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स एंड एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, ये दोनों पॉइंट ओवरलैपिंग है और इनफैक्ट इसका कंटेंट भी बिल्कुल सेम लिखेंगे। हम सिर्फ 1 या 2 वर्ड चेंज कर देंगे। जैसे बात करते हैं इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट द डाइवर्स एक्टिविटीज। बहुत सारा काम जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है उन सबको इंटीग्रेट करती है। तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द डाइवर्स एक्टिविटी इनटू वन एक्टिविटी, ठीक है, सारे काम को मिला के वो एक काम बनाती है। It acts as a, या हम लिखेंगे it acts as a guiding force between different activities so that the organizational goals can be achieved। तो हमने क्या बोल दिया, it acts as a guiding force। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। ensures unity of action में ऑलमोस्ट सिमिलर है। हम इसमें क्या लिखेंगे, coordination acts ensures unity of action in the organization, पहला पॉइंट। it provides common direction, एक वर्ड चेंज कर दिया बस।
It provides common direction to the efforts of different people working in the organization so that organizational objectives are achieved. तो इससे पहले वाला पॉइंट और इस पॉइंट में हमने सिर्फ एक एक वर्ड चेंज किया है. उसमें हमने लिख दिया गाइडिंग फोर्स, इसमें हमने लिख दिया कॉमन डायरेक्शन. उसमें हम लिख सकते हैं बाइंडिंग फोर्स भी लिख सकते हैं, बाइंड करता है सबको. इसमें हम लिख सकते हैं कॉमन डायरेक्शन. तो सिर्फ एक दो वर्ड चेंज करके हम कंटेंट को सेम रख सकते हैं. और समझ आ गया पॉइंट? आगे बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. इट इज कॉन्टिन्यूअस. कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. ये ऐसा फंक्शन नहीं है जो एक बार हुआ काम खत्म हो गया. इट इज ऑलवेज गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन. द मैनेजर्स हैव टू ऑलवेज कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स. ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं. इट इज ऑल परवेसिव. ऑल परवेसिव में हम दो तीन पॉइंट्स लिखेंगे. कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन अमंगस्ट ऑल द एक्टिविटीज, चाहे वो प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, कोई भी हो. ये फिर नेक्स्ट लिखेंगे कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स आल्सो. ये लिखेंगे ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ द एक्टिविटीज. तो दो या तीन पॉइंट हम कोऑर्डिनेशन ऑल परवेसिव के लिख सकते हैं. ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट क्या है? इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन. तो डेलिब्रेट का क्या मतलब होता है? डेलिब्रेट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको सोच समझ के, जिसको कॉन्शियसली किया जाए. तो ये पॉइंट कहता है कि हर एक मैनेजर को जो कोऑर्डिनेशन है उसको सोच के समझ के जानबूझकर करना है. कभी कभी ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉइज है वो कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे एम्प्लॉइज है, सब लोग बहुत कोऑपरेटिव है, वो आपस में मिलके काम करना चाहते हैं, तब भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी. अगर आप ऐसे समझिए दो दोस्त है वो आपस में मतलब वो आपस में बैठ के एक दूसरे को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई गाइड करने वाला ही नहीं है, उनको कोई डायरेक्शन दिखाने वाला ही नहीं है. दोनों मेहनत तो कर रहे हैं पर दोनों ही कोई आउटपुट नहीं दे पा रहे. तो अगर कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो क्या होएगा कि एफर्ट्स तो डालेंगे, एम्प्लॉइज एफर्ट्स तो डालेंगे, बट उन एफर्ट्स का कोई भी आउटपुट नहीं निकलेगा, कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेशन विदाउट कोऑर्डिनेशन. ठीक है. और इससे क्या हो रहा है? वेस्टेज हो रही है एफर्ट्स की. अब दूसरा एग्जांपल देता हूं. अगर दो स्टूडेंट्स हैं जो आपस में बैठना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं बैठना चाहते, बिल्कुल मिलके काम नहीं करना चाहते, और उनको कोई कोऑर्डिनेट करने वाला भी नहीं है, तो क्या होएगा? उसमें अगर हम उनको बोलेंगे कि आप मिलके काम करिए, तो क्या होएगा? वो उनके बीच में अननेसेसरी आर्गुमेंट्स होएंगे, अननेसेसरी क्वेरल्स होएंगे. तो यहाँ पे कोऑपरेशन मिसिंग है और कोऑर्डिनेशन भी मिसिंग है. तो हमें क्या देखना है कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन गो साइड बाय साइड. सिर्फ कोऑपरेशन से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ कोऑर्डिनेशन से भी काम नहीं चलेगा. हमें दोनों चीजें इंश्योर करनी होती है. कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक मैनेजर को डेलिबरेटली, सोच समझ के, कॉन्शियसली लेके आनी होती है. समझ में आया पॉइंट? 6 पॉइंट समझ में आ गए? तो एक बार फिर से देखते हैं, शॉर्ट में बताता हूँ फिर इसको रीड करेंगे. सबसे पहला पॉइंट क्या था? रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. इसमें हम लिखेंगे तीनों लेवल्स के बारे में. टॉप लेवल मिडिल के साथ कोऑर्डिनेट करता है, मिडिल लोअर के साथ कोऑर्डिनेट करता है, टॉप के साथ कोऑर्डिनेट करता है, और जो लोअर लेवल है वो मिडिल के साथ कोऑर्डिनेट करता है एंड वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है. ठीक है. फिर आता है हमारा इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स. इसमें हम लिखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से काम हो रहे हैं, बहुत सी डाइवर्स एक्टिविटीज है. कोऑर्डिनेशन उन डाइवर्स एक्टिविटीज को मिला के एक एक्टिविटी बनाता है, और इस प्रोसेस में इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स, एक कॉमन डायरेक्शन देता है वो सब. फिर नेक्स्ट पॉइंट है एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. इसमें हम लिखेंगे कि कोऑर्डिनेशन जो है वो जितने लोग, जितने डिपार्टमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबके एक्शन को यूनाइट करता है. इट गिव्स देम अ कॉमन डायरेक्शन सो दैट all the efforts are directed towards achieving the common goals of the organization. फिर आता है हमारा continuous. इसमें हम लिखेंगे कि coordination is not a one time function. ये ऐसा नहीं है कि एक बार किया काम खत्म. It has to be performed always by the managers. जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है तब तक हमें कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी. ठीक है. फिर हम आते हैं कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव. इसमें हम लिखेंगे कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो हर एक लेवल पे चाहिए, हर एक एक्टिविटी में चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे जो एक्टिविटीज है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है. ठीक है. तो हम इसमें लिखेंगे कि वो हर एक एक्टिविटी में चाहिए, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सब में चाहिए, हर एक लेवल में चाहिए. आगे चलते हैं. लास्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट फंक्शन है. हर एक मैनेजर को कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा. अगर एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव है, एक साथ काम करने के लिए तैयार है, तब भी हमें कोऑर्डिनेशन से उनको एक डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी. बताइए समझ में आया सारा? ठीक है. एक बार जल्दी से डेफिनेशन भी से रिकॉल करते हैं. तो सब बच्चे बोलेंगे कोऑर्डिनेशन इज द, जल्दी से सब बच्चे बोलेंगे Source of achieving unity of action, Action interdependent action activity amongst various
interdependent activity and and harmonious 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 implementation of plans to achieve the Desired desired goal. goal. ठीक है, ओके, अब जल्दी से फीचर्स देखते हैं। आर से बिना देखे, आर से Responsibility रिस्पांसिबिलिटी of ऑफ ऑल मैनेजर्स, आई से integrates group effort. इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, ई से ensures इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, ओके, सी से continuous स्पॉन्टेनियस, ए से all एंड लास्टली डी से, deliberate ठीक है। चलिए आइए, कम टू पेज नंबर 1.11, जल्दी से आइए। कोऑर्डिनेशन की दो डेफिनेशन है, एक हमने याद कर ली है, आइए उसको देखते हैं। बेटा इस डेफिनेशन को ना, जैसे यहाँ तो एक लाइन में लिखी हुई है ना, आप इसी पेज पे जो आपका प्रिंट आउट है, ऊपर इस डेफिनेशन को 4 लाइनों में लिखो, जैसे मैंने अभी आपको याद कराई है। तो पहली लाइन में देखिए, इट इज अ प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग यूनिटी ऑफ एक्शन, एक लाइन यूनिटी ऑफ एक्शन। सेकंड, amongst various interdependent activities. Third, and harmonious implementation of plans to achieve and harmonious implementation of plans, and fourth, to achieve desired goals. तोड़ के लिखिए, आज तो याद हो गई, अगले साल तक याद रहेगी कि नहीं रहेगी वो क्वेश्चन है। चलिए, अब बच्चों एक और डेफिनेशन वहां पे दे रखी है। ये डेफिनेशन ना बहुत सिंपल है, जो दूसरी वाली है वो आप अगर चाहो तो याद कर लीजिए। वैसे अगर ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद हो गई तो दूसरी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप याद कर लेते हो तो कहीं आप कुछ भूल रहे हो, वहां पे उसको एज अ फिलर आप यूज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस, सिंक्रोनाइजेस का क्या मतलब होता है, किसी चीज को मिलाना, सिंक करना। सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स is known as coordination. तो अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए, synchronizes the activities। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। The process by which manager synchronizes the activities is known as dash, और फिर आपके सामने 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो हाँ, 1 मार्कर में ये आ सकता है, तो उसके लिए पता होना चाहिए, बट याद करने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है अगर आपको बड़ी वाली डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाती है। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट फंक्शन इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज एन इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट, मतलब इट इज एन इंटीग्रल फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में इस फंक्शन को परफॉर्म करना ही करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 1 मार्कर्स बन गए आपके, प्लीज मार्क कर लीजिए। 2 1 मार्कर्स बन गए इतने से पैराग्राफ में से। पहला 1 मार्कर सिंक्रोनाइजेस वाला, ये आइडेंटिफाई करने को आ सकता है, एंड दूसरा 1 मार्कर इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट वाला। तो क्वेश्चन आएगा, कोऑर्डिनेशन इज डैश एंड डैश फंक्शन इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, और नीचे आपके 4 ऑप्शंस होंगे, एक होगा इम्प्लिसिट इनहेरेंट, एक होगा इम्प्लिसिट कुछ और, एक होगा कुछ और आपको उसमें से सही वाला मार्क। ओके बच्चों, एक बार नेक्स्ट पेज पे आइए, 1.12 पे आइए, नेक्स्ट पेज पे, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था नेचर के और क्या-क्या नाम हो सकते हैं, नेचर, फीचर्स, एट्रीब्यूट्स, ठीक है, नेचर, फीचर्स, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चारों का मतलब एक ही होगा। तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नेचर, फीचर्स, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स सब एक है। इसका जल्दी से स्लैंग लिख लीजिए फीचर्स पे, यहाँ पे स्लैंग लिख लीजिए फ्लो चार्ट के साइड में। रणबीर इज एक्सट्रीमली क्यूट एंड डैशिंग, और सबका फर्स्ट मार्क कर लीजिए, आई ई सी ए आर एंड डी, आई ई सी ए आर एंड डी। ओके, चलिए एक एक करके रीड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। बच्चों देखो मैंने पैराग्राफ में लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, लास्ट टू लास्ट क्लासेस में, कि हम पॉइंट्स में लिखेंगे। तो यहाँ पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो आप मतलब ब्रैकेट करते रहिएगा कि कैसे हम इसके 2 पॉइंट्स बनाएंगे। तो पहला कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स के 2 पॉइंट्स बनाएंगे हम। पहला, कोऑर्डिनेशन यूनाइट्स या यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू वन पर्पसफुल वन एक्टिविटी। क्या मतलब हुआ कि जितने भी अलग अलग डाइवर्स एक्टिविटीज हो रही है उसको यूनाइट करके एक एक्टिविटी बनाता है। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड, इट गिव्स कॉमन फोकस, अंडरलाइन करिए कॉमन फोकस को, टू द ग्रुप एफर्ट्स टू इंश्योर द परफॉर्मेंस इज एज इट वाज प्लान। तो 2 पॉइंट्स हमारे को इसलिए लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन गोल्स। पहला पॉइंट, it acts as a binding force, underline करिए, binding force between the different departments and ensures that all action is aimed at achieving the goal। तो 2 पॉइंट्स हो गए हमारे इसके भी, पहले वाले के भी 2, इसके भी, ठीक है। और देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर है,
ऑलमोस्ट सिमिलर कंटेंट है, बस हमने सेकंड वाले में बाइंडिंग फोर्स कर दिया और ऊपर वाले में हमने क्या किया था, ऊपर वाले में हमने कॉमन फोकस लिखा था, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। आइए कॉन्टिन्यूअस, इसका एक ही पॉइंट बनता है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस, इट इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन बट अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट बिगिंस फ्रॉम प्लानिंग स्टेज एंड गोस टिल कंट्रोलिंग। इसके भी दो पॉइंट्स बना सकते हैं, पहला यहां तक कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड सेकंड इट बिगिंस फ्रॉम द प्लानिंग स्टेज एंड गोस टिल कंट्रोल। Okay, next, coordination all pervasive. Coordination is required at all the levels due to the interdependent nature of activities. Pehla point. It is required at all the levels due to the interdependent nature of activities. Pehla point. Second, it integrates the efforts of different departments and different levels. Second point. It integrates the efforts of different departments and different levels. Second point. Third, in the absence of coordination, there will be overlapping and chaos instead of harmony and integration. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन पे कोऑर्डिनेशन नहीं होएगा तो क्योस होएगा, ओवरलैपिंग होएगी इंस्टेड ऑफ हार्मनी। 3 पॉइंट्स, ठीक है, आगे चले। ओके, अब आते हैं रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। बेटा इसमें ना ये जो पॉइंट्स बने हुए इसके साथ में छोटा सा जो हमने पिरामिड बनाया था ये बना लेंगे और वहां पे आपको बना के भी आना है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, ये छोटा सा पिरामिड आप वहां पे बना के आए। ये बना, ये हमने वर्कर्स बनाया नीचे, ये तो मैनेजमेंट है, ये वर्कर्स है। तो आइए पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, जितने भी मैनेजर्स हैं सबको ये करना होता है। टॉप लेवल मैनेजर्स हैज नीड टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट्स टू इंश्योर दैट ओवरऑल पॉलिसीज आर कैरिड आउट, ठीक है। सेकंड, मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट विद बोथ द टॉप लेवल एंड फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन कौन सा होता है, लास्ट क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट लाइन कौन से होते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन से होते हैं, Lower management. lower level. हाँ, एंड तीसरा ऑपरेशनल भी कौन से होते हैं, लोअर लेवल। Operational management coordinates the activities of workers to ensure work proceeds as per the plans. तो 4 लाइन, ओके। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, deliberate function. A manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious and deliberate manner. Underline करिए, conscious and deliberate manner. पहला पॉइंट। सेकंड, even where the members of the department are willing to cooperate, जहां पे members cooperative है, बहुत अच्छे से एक साथ काम करना चाहते हैं, वहां पे भी coordination gives a direction to that willing spirit, वहां पे भी coordination की जरूरत पड़ती है, ठीक है। 2 पॉइंट। तीसरा, अगर कोऑपरेशन है और कोऑर्डिनेशन नहीं है, मतलब दो दोस्त है वो आपस में मिलके काम करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई डायरेक्शन दिखाने वाला ही नहीं है, तो क्या होगा, वो दोनों एफर्ट्स डालेंगे बट उन एफर्ट्स से कुछ अच्छा आउटकम नहीं निकलेगा। तो कोऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन मे लीड टू वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। कोऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन मे लीड टू वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। और अगर दो लोग हैं जो आपस में नहीं काम करना चाहते और हम उनको मजबूरी बैठा कह रहे हैं कि एक साथ काम करो, हम उनको फोर्स कर रहे हैं, तो क्या होगा, उनके बीच में अननेसेसरी क्या होगा, अननेसेसरी क्वारल्स, अननेसेसरी आर्गुमेंट्स वगैरह होंगे। तो देखिए नेक्स्ट लाइन, एंड कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन विल लीड टू, कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन विल लीड टू डिससैटिस्फैक्शन अमंगस्ट एम्प्लॉयज। समझ में आया, दोनों लाइनें समझ में आई। कोऑपरेशन विदाउट कोऑर्डिनेशन विल लीड टू वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स and coordination without cooperation will lead to dissatisfaction amongst employees। समझ में आया अच्छे से, ठीक है। चलिए आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो हमने पढ़े फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, अब हम पढ़ रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इसके 3 ही पॉइंट है, सिर्फ 3 ही पॉइंट हमें करने हैं। आइए तो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन यहां देखिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, ग्रोथ इन साइज, जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती रहती है वैसे वैसे उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग बढ़ते रहते हैं और जैसे जैसे लोग बढ़ते रहते हैं तो उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होने ज्यादा, मतलब ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो जब कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है जब एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, जितने लोग बढ़ते रहते हैं उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स ना हो, इसलिए जरूरत है कि हम उनकी एक्टिविटीज को अच्छे से हार्मनी के साथ उनको कोऑर्डिनेट करें। तो फर्स्ट पॉइंट तो आगे कोऑर्डिनेशन की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जब
ग्रो करती है तो उस पर लोग बढ़ते हैं तो उनके बीच में आर्गुमेंट्स डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं, हमें उन डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। पहला नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ये पॉइंट क्या कहता है कि आजकल की जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें हर एक फंक्शन का अलग डिपार्टमेंट है, जैसे प्रोडक्शन का अलग, मार्केटिंग का अलग, फाइनेंस का अलग, सेल्स का अलग, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट के अपने गोल्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी है फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। फाइनेंस को परचेज के ऊपर डिपेंडेंट है, परचेज मार्केटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, मार्केटिंग प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपस में हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। क्योंकि एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, हो सकता है उनके बीच में कोई झगड़े हो सकते हैं, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, इसलिए हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, क्योंकि आज हर एक फंक्शन अलग डिपार्टमेंट। समझ में आया पॉइंट? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आज की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें जितने भी हम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है। प्रोडक्शन, प्लानिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, सबके अपने अपने गोल्स है, लेकिन एट द सेम टाइम ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी होते हैं, इसलिए हमें इनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। 2 पॉइंट समझ में आए। अब आते हैं तीसरा पॉइंट क्या कहता है? स्पेशलाइजेशन। ये पॉइंट कह रहा है कि जो आजकल की ऑर्गेनाइजेशंस है आजकल की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो बहुत तरीके के एक्सपर्ट्स को रखती है जो उनके एडवाइजरी कमेटी में होते हैं। अब ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, इनको ऐसा लगता है कि अब हम इस ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट कमेटी में आ गए, तो अब हम ही लेंगे सारे डिसीजंस इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और कोई नहीं ले सकता। नो अदर पर्सन इज कैपेबल ऑफ टेकिंग द डिसीजन। इसकी वजह से जब वो ऐसे थॉट रखते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, स्पेशलिस्ट और जो और लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, और जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में क्या होता है, झगड़े होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट होता है। और इस तरीके से अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट होएगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली काम नहीं कर पाएगी, एक ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो हमें किस चीज की जरूरत है? हमें जरूरत है कि जो स्पेशलिस्ट है और जो और लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन लोगों के बीच में जो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट हुआ है, इनको खत्म करने की जरूरत है बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन। तो हम क्या करते हैं, स्पेशलिस्ट और जो और लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो अदर पीपल ऑर्गेनाइजेशन में है, इन लोगों के बीच में हम एक इंडिपेंडेंट पर्सन को लाते हैं जो कि क्या करता है, इनके डिफरेंसेस को रिकंसाइल करता है। समझ में आया? ठीक है, इनके डिफरेंसेस को कोऑर्डिनेट करता है, इनके डिफरेंसेस को खत्म करता है। तो 3 पॉइंट्स की वजह से हमारे को कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। पहला, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रो करती है साइज में, तब डिफरेंसेस बढ़ते हैं लोगों के बीच और हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। दूसरा, आजकल की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हर एक फंक्शन अलग डिपार्टमेंट है, वो सब डिपार्टमेंट्स के अपने गोल्स भी है, लेकिन तब भी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इसलिए हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। एंड तीसरा, जो आजकल ऑर्गेनाइजेशंस है वो बहुत तरीके के स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करती है। ये स्पेशलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज एंड देयर विजडम, दे थिंक दैट दे ओनली आर कैपेबल फॉर टेकिंग एनी डिसीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बट दिस लीड्स टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द स्पेशलिस्ट and the other people working in the organization, and therefore there is a need to reconcile such differences by an independent people through coordination. समझ में आया बच्चों अच्छे से? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी भी पॉइंट में, किसी को क्लियर है? ठीक है, इसका बहुत ही सिंपल है, 3 ही पॉइंट है, इसका कोई ज्यादा लंबा चौड़ा स्लैंग नहीं है। इसका है माय गुड फ्रेंड इज स्वीट। ठीक है, जल्दी से एक बार हेडिंग्स याद करते हैं। जी से क्या है, ग्रोथ इन साइज, एफ से क्या है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, और एस से स्पेशलाइजेशन। जल्दी से तीनों हेडिंग्स में याद करते हैं। जी से ग्रोथ इन साइज, एफ से फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड एस से स्पेशलाइजेशन। जल्दी से याद करिए। ओके, अब सबसे पहले वो वाली पूछ रहा हूं मैं आपसे, जल्दी से बताइए ई से क्या था उसमें, फीचर्स में जल्दी से बताइए। ई से क्या था, ठीक है। डी से क्या था, आर से, सबकी आवाज नहीं आ रही है, आर से कॉन्टिन्यूअस, आई से all pervasive. ठीक है। अब आ जाइए, अब ये वाले पूछ करते हैं, जी एफ एन एस। बताइए जी से क्या था, growth and size, ग्रोथ इन साइज, एस से specialization, एंड एस से functional differentiation, ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है?
आइए जल्दी से एक बार इसको रीड करते हैं नोट्स में से, जल्दी से आइए। कम टू पेज नंबर 1.13 1.13 पे आइए। Coordination is important as it integrates the efforts of different individuals, departments, and specialists. The primary reason for coordination is that the departments and individuals in the organization are interdependent. ये एक introduction है, ये आप कहीं पे भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये किसी पॉइंट से रिलेटेड नहीं है। अगर आप इसमें एक दो लाइन याद कर लेते हो तो इसको आप कोऑर्डिनेशन में कहीं पे भी लिख सकते हो। The importance of coordination can be understood from the following points. जल्दी से स्लैंग लिखिए इसका। My good friend is sweet. My good friend is sweet. G capital, F capital, and S capital. G capital, F capital, and S capital. चलिए एक एक करके लिख करते हैं पॉइंट। पहला, growth in size. An organization grows as an organization grows in size, the number of people employed by the organization also increases. तो अंडरलाइन पहला पॉइंट बन गया, ब्रैकेट में डालिए, पहला पॉइंट बन गया। सेकंड, at times it may become difficult to integrate their efforts and activities. दो पॉइंट। तीसरा, therefore for organizational efficiency it is important to harmonize individual goals and organizational goals. तो जब इतने लोग काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी के लिए जरूरत है कि हम कोऑर्डिनेशन से उनको रिकंसाइल करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शनल डिफरेंशिएशन. Functions of an organization are divided into different departments, divisions, and sections, such as, पहला point. Second, in an organization there can be separate departments of finance, production, marketing, human resource. All these departments have their own objectives. दो point. तीसरा, however, at the same time they depend upon each other for information to perform their activities. 13 point. And lastly, the process of linking the activities of various departments is accomplished by coordination. ठीक है, 4 पॉइंट्स बन सकते हैं इसमें। ओके, लास्ट पॉइंट, स्पेशलाइजेशन. मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन. इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो आजकल के ऑर्गेनाइजेशंस है उनमें क्या है, उनमें बहुत से लोग स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करते हैं, बहुत स्पेशलिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं। पहला पॉइंट। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट. ठीक है, स्पेशलिस्ट यूजुअली थिंक that they only are qualified to evaluate, judge and decide according to their professional criteria. क्या हो गया मतलब इसका कि जब स्पेशलिस्ट को रखा जाता है तो उनको लगता है कि सिर्फ हम और सिर्फ हम ही इस ऑर्गेनाइजेशन से डिसीजंस लेने के काबिल है और कोई बंदा इस डिसीजंस लेने के काबिल नहीं है। दो पॉइंट। तीसरा, this often leads to conflict of interest. अंडरलाइन करिए, conflict of interest amongst different specialists as well as other people in the organization. तो इससे क्या होता है, लोगों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट होता है, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। Therefore, some coordination is required by an independent person to reconcile the differences in approach, opinion of the specialist. तो हमें क्या करना पड़ता है, जो स्पेशलिस्ट है और जो और लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं उनको रिकंसाइल करने की जरूरत। बताइए बच्चों, समझ में आ गया? कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स बिल्कुल क्लियर हो गए, हेडिंग्स याद हो गई और हमने इंपॉर्टेंस भी कर। ठीक है, अब हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट पोर्शन ऑफ दिस क्लास, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है सुहाना, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, पहले तो आप मुझे बताओ एसेंस का क्या मतलब होता है। एक सिंपल इंग्लिश टर्म है एसेंस। कोऑर्डिनेशन इज ऑफन कॉल्ड एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहले मुझे बताओ एसेंस का क्या मतलब होता है, सिंपल इंग्लिश टर्म। मतलब लाइक व्हाट द बहुत सारे मतलब होते हैं एसेंस के ना, बहुत सारे मतलब होते हैं। आपको जो जो पता है आप वो बताओ। लाइक व्हाट इट्स अबाउट, उसका वर्च्यू क्या होता है मतलब। वर्च्यू, अच्छा, एसेंस को क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं कह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इससे ये कहना चाहते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज द लाइफलाइन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कोऑर्डिनेशन के बिना मैनेजमेंट एक तरीके से सरवाइव नहीं कर सकती। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा मतलब कि सर एसेंस का मतलब तो सर वो होता है चॉकलेट एसेंस, ये एसेंस। वही मैंने कहा, एसेंस के बहुत सारे मतलब होते हैं। इधर कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन इज द लाइफलाइन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं चल सकती। तो सुहाना, अगर मैं आपसे पूछूं कमेंट कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो हाउ विल यू सबस्टैंशिएट योर आंसर? पहले तो बताओ, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट दैट कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, yes or no? And if yes, then how will you substantiate your answer? It is a 5 marker, it is a 4 marker question. बताओ क्या लिखोगे
पहले तो yes और no बताओ, do you agree with it? Yes, पहले yes and then कैसे like the सब्सटैंशिएट def करोगे? आपको मेरे को पूरा कंटेंट नहीं पता करना, मुझे बस आप बताओ सर मैं ये लिखूंगी। पहले definition and then the features and related with. I mean it is features management से आप पहले related डेफिनेशन equation. पहले आप लिखोगे yes it is the essence of management एंड देन आप उसको डिफाइन करोगी, उसके बाद फिर आप फीचर्स और शायद आप अगर आपको कंटेंट कम लगा तो आप इंपॉर्टेंस भी लिख दो। ठीक, ओके। अक्षर आप कैसे करोगे? अगर यही आंसर है तो आपका क्या व्यू पॉइंट है, बताओ अक्षर। सर पहले यस, फिर डेफिनेशन और फिर फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड ओके मैनेजमेंट। ओके ठीक है, सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है मान्या आप बताओ क्या क्या लिखोगे? मान्या ट्राई करो। मान्या सर पहले डेफिनेशन फिर बताओ। फिर डेफिनेशन फिर फीचर्स और दोनों के सर और फिर इम्पोर्टेंस के थोड़े पॉइंट्स। थोड़े बहुत पॉइंट्स जैसे भी मार्क्स के ऊपर। तो बच्चों यही गलती आप मतलब और सब भी मेरे को लगता है यही। अच्छा कोई है जो और कुछ लिखना चाहेगा इसके अलावा? ये तो आंसर सबने दे ही सर दिया। एंड में मलिका कंक्लूजन कोई सर। हार्दिक Nature of बताओ। हार्दिक coordination. पहले हार्दिक आप बताओ, हार्दिक सिद्धर बताओ। सर एंड में कंक्लूजन डाल। वाह हाँ हाँ या ये रह गया था हमारा, कंक्लूजन रह गया था। ठीक है कंक्लूजन डाल देंगे। हाँ ना आप कुछ कह रहे थे? The nature of coordination and importance के नेचर वही points. फीचर्स फीचर्स वही हो गया ना। तो सब बच्चे एक सर ही फ्लो तरीके के चार्ट। आंसर दे रहे हैं। हाँ जी बताइए सर बताइए। फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, हाँ वेरी गुड बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। नेचर की फ्लो चार्ट जरूरत बनाएंगे। ठीक है और कुछ? तो बेटा टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर आप ये लिख के आओगे ऑलमोस्ट आप सबने यही बोला, आपको मिलेंगे 4 में से 0 या मैक्सिमम 1 मार्क, क्योंकि हमें एक फीचर्स लिखने हैं। और एक्चुअली गलती क्या होती है, बेचारे टीचर्स गालियां खाते हैं। अब ये लिख के आए आपने, मान लो 2 पेज भर दिए, सारे फीचर लिख दिए और आप क्या बोलोगे? और आपको मिले 0 मार्क्स, तो आप क्या बोलोगे? यार मैंने तो 2-3 पेज भर दिए, इतना अच्छा आंसर भी बनाया, सब कुछ बनाया, फ्लो चार्ट कंक्लूजन ये लिखा और मेरे को 0 मार्क्स दिया, या ये टीचर ही पागल है, यही बोलोगे आप। लेकिन भाई आपने आंसर ही गलत लिखा है तो आपको कैसे मार्क्स मिल जाएंगे? तो सुनना मेरे, बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन लाइफलाइन है। मैंने तो टीचर्स बता के थोड़ी ना लाइफलाइन पता चलेगी। हम क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे कोऑर्डिनेशन के बिना मैनेजमेंट नहीं चल सकती। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे डेफिनेशन, वो सबने सही बताया। फिर हम लिखेंगे कि कोऑर्डिनेशन जो है दो हर एक एक्टिविटी में चाहिए, चाहे वो प्रोडक्शन हो। एक लाइन लिखेंगे कि वो हर एक एक्टिविटी में चाहिए, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो कोई भी एचआर हो। पहला पॉइंट। फिर हम लिखेंगे कि वो सारे लेवल्स पे चाहिए। तो लेवल्स में हमारे जो 3 पॉइंट्स थे जो अभी हमने पढ़े, टॉप लेवल में कहाँ चाहिए, मिडिल में कहाँ चाहिए, लोअर लेवल में कहाँ चाहिए, ये सेकंड पॉइंट हो गया। और फिर हम लिखेंगे कि प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो बेसिकली यहाँ अभी कुछ मत लिखना, भी यहाँ देखिएगा हम इस आंसर को 3 पैराग्राफ फॉर्म में बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि कोऑर्डिनेशन हमारे को इट इज रिक्वायर्ड बिटवीन ऑल एक्टिविटीज। तो इससे हमने बता दिया कि चाहे कोई भी काम हो रहा हो, मार्केटिंग फाइनेंस, वहां कोऑर्डिनेशन चाहिए। फिर हम लिखेंगे इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, एट ऑल लेवल्स। फिर हमने यहाँ पे 3 लेवल्स के बारे में बता दिया, टॉप मिडिल लोअर। और फिर हम लिखेंगे इट इज रिक्वायर्ड बिटवीन ऑल फंक्शंस, एट ऑल फंक्शंस। और फंक्शंस क्या है हमारे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। तो बेसिकली इसके बारे में तो एक लाइन लिख दी, इसके बारे में 3 लाइनें हमें पता ही है। ये जो हमारा पॉइंट है कि प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन कहाँ चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग में कहाँ चाहिए, ये हमें नहीं पता। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो प्लानिंग स्टेज पे हमें कोऑर्डिनेशन कहाँ चाहिए होती है, इसके हम 5 पॉइंट्स बनाएंगे। तो बेसिकली आपका आंसर 8 पॉइंट्स पर खत्म हो सकता था। 5 पॉइंट्स इसके, 1 पॉइंट इसका, ठीक है, 1 पॉइंट इसका और 1 डेफिनेशन। तो 8 पॉइंट्स का आंसर था जिस पर बच्चे पूरे फीचर्स लिखाते, सब कुछ लिखाते और उनके बाद भी मार्क्स नहीं मिलते। तो उनको लगता है कि भैया मेरे टीचर ही पागल है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको आंसर टू द पॉइंट लिखना है। तो देखिए प्लानिंग स्टेज पे कोऑर्डिनेशन कहाँ चाहिए होती है। देखो प्लानिंग में हर एक ऑर्गेनाइजेशन 2 तरीके के प्लान्स बनाती है। एक होते हैं मास्टर प्लान्स, एक होते हैं सपोर्टिव प्लान्स। तो प्लानिंग स्टेज पे कोऑर्डिनेशन कहाँ चाहिए? बिटवीन मास्टर प्लान्स एंड सपोर्टिव प्लान्स। मैं इसको आपके एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप लोग अब आप लोगों का अपना एम बनाओगे कि हमारे को एग्रीगेट चाहिए 98% अगले साल। फिर आप देख रहे हो कि मैं इंग्लिश में लिया होगा 95, मैं मैथ्स मेरी वीक है, वहां मेरे 80 से ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करा। जस्ट एक एग्जम्पशन है, आप लोगों से रिलेटेड नहीं। बीएसटी मेरे को एक बड़े अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, वहां मैं 100 लिया होगा, ठीक है। अकाउंट्स में मेरी थोड़ा सा मेरे को कम समझ आता है 75, और इको में भी चलो मैं 80 ले आऊंगा या 85 ले आऊंगा।
एक बात बताइए, अगर आप ये प्लानिंग कर रहे हो तो क्या आपकी एग्रीगेट 98 आ जाएगी? नहीं आ पाएगी। तो इसको हम बोलते हैं मास्टर प्लान और इसको हम बोलते हैं सपोर्टिव प्लान। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हुई तो हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। अब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन 4 प्रोडक्ट्स बनाती है, प्रोडक्ट ए, बी, सी, डी, और ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि इस बार मैं 100 करोड़ की सेल करूं। प्रोडक्ट ए से मैं 20 करोड़ की सेल करूंगा, बी से 30 करोड़ और सी से 25 करोड़, 50 और इससे भी 20। तो देखिए, इसको ऐड अगर हम ऐड करें या सम अप करें तो क्या ये 100 करोड़ बनता है? नहीं बनता। तो हमें ये देखना होगा कि जो हमारा मास्टर प्लान है और जो हमारा सपोर्टिव प्लान्स है, क्या उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है? अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। समझ में आ गया? प्लानिंग स्टेज पे हमें कोऑर्डिनेशन कहाँ चाहिए होती है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्लानिंग के बाद कौन सा फंक्शन आता है? है ना, प्लानिंग के बाद कौन सा फंक्शन आता है? Organize. ऑर्गेनाइजिंग। अब देखिए, ऑर्गेनाइजिंग स्टेज पे हम करते क्या है? ऑर्गेनाइजिंग स्टेज पे हम रिसोर्सेज वगैरह इकट्ठा करना शुरू करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में हमें कहाँ चाहिए कोऑर्डिनेशन? ऑर्गेनाइजिंग में हमें 2 जगहों पे कोऑर्डिनेशन चाहिए। पहला, बिटवीन डिफरेंट रिसोर्सेज, कि क्या हमने सारे रिसोर्सेज एक्यूमुलेट कर लिए अपने गोल्स के लिए। अगर मान लीजिए आपने गोल तो बनाया, एक पर्टिकुलर गोल बनाया है, बट उसके लिए रिसोर्सेज नहीं है, तो हम कभी भी उस गोल को पूरा नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनाइजिंग स्टेज पर हमें कोऑर्डिनेशन कहाँ चाहिए? कि क्या हमारे पास सारे रिसोर्सेज आ गए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, वहां पे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे आज, क्योंकि इसके ऊपर 1.5 आवर की डिस्कशन करेंगे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में। अभी मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बता रहा हूँ, बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने आपको एक काम दिया, मैंने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, लेकिन उस काम को पूरा करने के लिए मैंने आपको अथॉरिटी ही नहीं दी, तो क्या आप उस काम को पूरा कर पाओगे? कभी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, सॉरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है और अथॉरिटी कम है, तो काम ही पूरा नहीं हुआ। अब इसको उल्टा करता हूँ, अगर मैंने कोई काम करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा अथॉरिटी दे दी, मतलब जितनी अथॉरिटी की जरूरत थी उससे ज्यादा अथॉरिटी दे दी, तो क्या आप अथॉरिटी का मिसयूज नहीं करोगे? ऑब्वियसली करेंगे, जो सबऑर्डिनेट्स है वो मिसयूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है एंड अथॉरिटी ज्यादा है, तो क्या होगा? मिसयूज होगा वहां पे। तो अगर ये केस है तो यहाँ पे मिसयूज होएगा, और अगर ये केस है तो यहाँ पे काम ही पूरा नहीं होएगा, नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि देयर शुड ऑलवेज बी अ बैलेंस, देयर शुड ऑलवेज बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, ना अथॉरिटी ज्यादा होनी चाहिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? तो बच्चों, जैसे मैंने कहा, इसके ऊपर हम पूरे 1.5 आवर की डिस्कशन करेंगे, इसलिए आज नहीं करें। आज आप ये समझ लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जैसे ही अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी इज नथिंग बट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के लिए आप इतना समझ लो, जब हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर करेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग स्टेज पे हमें कोऑर्डिनेशन 2 जगहों पे चाहिए, एक तो डिफरेंट रिसोर्सेज एंड दूसरा बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, ऑर्गेनाइजिंग के बाद कौन सा फंक्शन आता है? ऑर्गेनाइजिंग के बाद कौन सा फंक्शन आता है बताइए? Staffing. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद Staffing. स्टाफिंग आता है। अब स्टाफिंग में हमें कोऑर्डिनेशन कहाँ चाहिए होती है? स्टाफिंग में हम लोगों को रखते हैं और उनको काम देते हैं, ठीक है ना। तो हमें स्टाफिंग में देखना है कि जो पर्सन जिस काम के लिए बना है, हम उसको क्या वही काम दे रहे हैं। तो इट इज रिक्वायर्ड बिटवीन स्किल्स ऑफ द पर्सन, स्किल्स एंड वर्क असाइंड। मान लीजिए कोई पर्सन फाइनेंस का है, मतलब उसके पास फाइनेंस की डिग्री है, और मैं उसको मार्केटिंग का काम दूं, तो वो कभी भी उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इट इज बिटवीन स्किल्स एंड वर्क असाइन। एंड इसी में हमें एक और चीज देखनी है कि जो पर्सन जितना डिजर्व करता है, हम उसको उतनी ही कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। एक बात बताइए, अगर मैं मान लीजिए अद्वित, आप डिजर्व करते हो 50,000, मैं आपको 70,000 कॉम्पनसेशन दूं, तो क्या आप अगली बार कभी 70,000 का काम करने के लिए मोटिवेट होगे, जब आपको बिना काम करे ही पैसे मिल रहे हैं? और अगर मैं उल्टा करता हूँ, आप डिजर्व करते हो 50,000, मैं आपको 30,000 की कॉम्पनसेशन दूं, तब भी आप डिमोटिवेट होगे कि यार मैंने काम तो 50 का किया, मुझे पैसे 30 ही मिले। तो देयर शुड ऑलवेज बी अ कोऑर्डिनेशन, ऑलवेज बी अ यूनिटी बिटवीन एफर्ट्स, जितना एक पर्सन एफर्ट्स डाल रहा है एंड जितना उसको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। तो स्टाफिंग स्टेज पे भी 2 जगहों पे कोऑर्डिनेशन चाहिए। ओके, स्टाफिंग के बाद कौन सा फंक्शन आता है बताइए जल्दी से? स्टाफिंग के बाद नेक्स्ट Directing. फंक्शन कौन सा होता है? Directing. डायरेक्टिंग। ठीक है, स्टाफिंग के बाद हमारा आता है डायरेक्टिंग। तो आइए, डायरेक्टिंग में हमें क्या होता है? डायरेक्टिंग में हम देखेंगे, जब डायरेक्टिंग पढ़ेंगे
कि सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस देता है, सबऑर्डिनेट सुपीरियर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हमें चाहिए होती है। तो बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। ओके, एंड लास्ट फंक्शन हमारा कौन सा आता है? इसके बाद हमारा लास्ट फंक्शन आता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में हमें कहाँ कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है? कंट्रोलिंग में हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे अपने, जो हमने प्लानिंग स्टेज पे अपने प्लान्स बनाए थे, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे एंड जो हमने एक्चुअली में अचीव किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस, क्या उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है? आपने सोचा था 98 आएंगे, आपके आए 95, तो इसका मतलब आपको चेक करने की जरूरत है कि कहां आपकी कमी रह गई, कहां आपकी परफॉर्मेंस लैक कर गई। तो बिटवीन स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये 5 लाइनें हमें लिख के आनी है। बस इसके बाद कंक्लूडिंग लाइन, काम खत्म। हमें कोई फीचर्स नहीं लिख के आने इस क्वेश्चन में, हमें और कुछ नहीं लिख के आना। समझ में आया बच्चों? ठीक है, आइए इसको एक बार जल्दी से अच्छे से इसको रीड करते हैं। तो कम टू पेज नंबर। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए बच्चों, ये बहुत बार पूछा गया है और वही गलती जो अभी आप लोगों ने सबने की, हम सब बच्चे फीचर्स लिख देते हैं जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ये बहुत बार आया है बोर्ड में। आइए, कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स, ये इंट्रोडक्टरी लाइन है, ये आप चाहो तो कहीं पे भी लिख सकते हो, इधर तो लिख ही सकते हो और पे भी कहीं पे भी लिख सकते हो। Coordination is the force that binds all the other functions of management. It is a common thread that runs through all the activities such as purchase, production, finance, etc. ठीक है, पहला पैराग्राफ ये बन गया। पहला पैराग्राफ आपने डेफिनेशन लिखा, उसके बाद ये पैराग्राफ बन गया। अब आइए, इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड पैराग्राफ, इट इज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग हार्मनी अमंग्स द इंडिविजुअल एफर्ट्स। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये 5 बुलेट्स है, 5 बुलेट्स बनी हुई है, ये बेसिकली 5 फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। तो एक एक करके ये फंक्शंस पढ़ते हैं, कहां पे हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन begins at the planning stage itself. ठीक है, the top management plans for the entire organization. Coordination is required between master plans and supportive plans. तो अंडरलाइन करिए master plans and supportive plans को, अंडरलाइन करिए master plans and supportive plans। ओके, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग, अकॉर्डिंग टू प्लान्स द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन डिफरेंट रिसोर्सेज, अंडरलाइन करिए डिफरेंट रिसोर्सेज, एंड आल्सो बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, अंडरलाइन करिए अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। थर्ड, स्टाफिंग, coordination is required between skills of a person and job assigned, underline करिए skills of a person and job assigned, and between efficiency and compensation, जो मैंने efforts लिख दिया था, efforts and rewards लिख दिया था, efficiency and compensation। आगे, in order to ensure that the work is executed according to plan, directing is required, coordination is required between superior and subordinates, underline करिए superior and subordinates। And lastly, any discrepancy, discrepancy का मतलब होता है difference, any difference between actual and standard performance is taken care at the stage of controlling. In controlling function of management, coordination is required between standards and actual performance. तो underline करिए standards and actual performance। बच्चों, इसके बाद अब आप एक और पैराग्राफ बना के आओगे, उसमें हम लिखेंगे, इसके नीचे जो आपके पास जगह है ना, यहाँ लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ से, coordination is also required at all the levels, coordination is also required at all the levels of management, coordination is also required at all the levels of management। और इसमें जो फीचर्स वाला, जो नेक्स्ट पेज पे हमने फीचर्स में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के 3 पॉइंट्स बनाए थे, नेक्स्ट पेज पे जो 5th पॉइंट था उसको कॉपी करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, नेक्स्ट पेज पे जो 5th पॉइंट है उसको कॉपी करेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए कॉपी फ्रॉम पेज नंबर 1.12 5th पॉइंट, 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल एंड लोअर, टॉप, मिडिल एंड लोअर। ठीक है, अब आइए इसकी कंक्लूजन पढ़ते हैं, इसकी कंक्लूजन पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट, नेक्स्ट पेज पे बहुत अच्छी है इसकी कंक्लूजन, इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। वो कोई अलग से फंक्शन नहीं है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग की तरह कोई अलग से फंक्शन नहीं है, बट इट्स वेरी एसेंस। For an organization to effectively and efficiently achieve its goals, coordination is required.
ठीक है, लाइक अ थ्रेड इन अ गार्लैंड कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस। ये लाइन बहुत अच्छी है, इस लाइन को जरूर लिख के आना। जैसे माला होती है, माला में एक धागा होता है, वैसे ही कोऑर्डिनेशन हर एक मैनेजमेंट फंक्शंस के बीच में रिक्वायर्ड है। बेटा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन आप तो अच्छा सा बना सकते हो। आप एक अच्छा सा इसमें ना इस तरीके का एक ऐसे करके इसके अंदर आप ना इस तरीके से कर सकते हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आप यहाँ पे पांचों फंक्शन लिख दो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, और यहाँ लिख के आइए कोऑर्डिनेशन। इस तरीके से कुछ भी, मतलब बेसिकली आपको ये दिखाना है एक छोटा सा डायग्राम बना के कि ये पांचों फंक्शंस को यूनाइट करता है। समझ में आया? ठीक है, ऐसा कोई भी डायग्राम बना सकते हो कुछ भी। और अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ जाए, जैसे 4 मार्क्स के लिए इतना कंटेंट ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ जाए, अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ जाए, तो इतना लिखने के बाद आप लास्ट में लिख देंगे फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज एज फॉलोज, और सिर्फ उसकी हेडिंग्स लिख देना, हेडिंग्स लिख देना और एक एक लाइन लिख देना। जो भी हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी, सारा लिखने की जरूरत नहीं है कि पूरा आप इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन कॉपी कर दो, नहीं। अगर 6 मार्क्स में आ जाता है तो कंटेंट को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम इंपॉर्टेंस लिख देंगे और उसकी एक दो लाइनें लिख देंगे। तो आप लिख लीजिए, इफ दिस, लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए, if this question comes in 6 marks, if this question comes in 6 marks, then we can also write importance। ठीक है, चलिए बच्चों, अब 2 मिनट 5 मिनट्स में क्लास को वाइंड अप करते हैं। पहले 1 मिनट रिवाइज करेंगे जो आज किया। अब मैं आपको कल का बताऊंगा कि कल हम क्या क्या करेंगे और उसका टेस्ट क्या कब है वो बताऊंगा। जल्दी से एक बार डेफिनेशन, अभी कोई लीव नहीं करेगा क्लास, जल्दी से एक बार डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द, जल्दी से बोलेंगे सब बच्चे, सबने लिख लिया? एक मतलब लिख, 1 मिनट रुक जाइए, लिख लीजिए पहले सब बच्चे जो लिख रहे हैं। अब आराम से यहाँ ध्यान दीजिए, इसको रिवाइज करते हैं और फिर मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्लासेस का क्या शेड्यूल रहेगा। जल्दी से बोलिए, कोऑर्डिनेशन इज द process of achieving achieving unity of unity action among among of action interdependent activities, amongst various Yes, interdependent independent activities activities and and harmonious harmonious implementation of implementation of plans Plans to achieve desired desired goals। goals. फिर हमने फीचर्स पढ़ा था, आय से क्या था, जल्दी बताइए। responsibility, responsibility of all managers, आई से integrates, Integrate group effort, ई से ensures shows ensures unity of unity of action, action, ए से all pervasive, बी से deliberate, deliberate एंड सी से deliberate, continuous continuous। फिर हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, जी से क्या था, growth in size, ग्रोथ, growth एफ in से size, functional डिफरेंशिएशन एंड सी से specialization, एस से स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, प्लानिंग स्टेज का कोऑर्डिनेशन कहाँ चाहिए होती है? दो चीजों के बीच में, प्लानिंग में master and मास्टर प्लान plan, एंड supportive subordinate, अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग में एक तो रिसोर्सेज के बीच में चाहिए होती है, दूसरी किसके बीच में चाहिए होती है? ऑर्गेनाइजिंग में ARC याद करो, अथॉरिटी, authority, responsibility, responsibility, accountability। accountability, उसके बाद आ जाइए स्टाफिंग में हमें कहाँ चाहिए होती है? बिटवीन दो चीजें होती है, पहला skills and job job assignment, assigned, एंड दूसरा एफर्ट्स या एफिशिएंसी एंड compensation, कंपनसेशन। वेरी गुड। फिर डायरेक्टिंग में कोऑर्डिनेशन कहाँ चाहिए? superior, and superiors subordinate, and subordinates। एंड कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन कहाँ चाहिए? बिटवीन स्टैंडर्ड्स एंड actual performance. ओके बच्चों, क्लियर हो गया हमारी तरफ, मतलब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा अब पूरा चैप्टर जब कंप्लीट हुआ कि हाँ इजीली अब याद हो रहा है। अब देखिए, सबसे पहले तो बच्चों कल हमारी क्लास 2 बजे, कल हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक एमसीक्यूज असाइनमेंट भेजा था, एक केस स्टडीज असाइनमेंट भेजा था। ठीक है, एमसीक्यू पहले हम इसका एक फ्लो चार्ट बनाएंगे इस चैप्टर का, और सारा इस चैप्टर को आप 2 पेजेस में हम इसको समराइज करेंगे। तो अगर हो सके तो 1-2 शीट्स और मतलब A4 शीट्स रखना, हम इस चैप्टर को समराइज करेंगे पहले 2 पेजेस में, 1 पेज में, जितने में भी। उसके बाद हम उसका एमसीक्यूज असाइनमेंट करेंगे। एमसीक्यूज असाइनमेंट आप खुद अटेम्प्ट करोगे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम बचा तो केस स्टडीज भी करेंगे, वरना केस स्टडीज कल नहीं करेंगे। तो पहले आप एमसीक्यूज असाइनमेंट करें, पहली बात। ठीक है, अच्छा इसका टेस्ट मैं फ्राइडे नहीं, थर्सडे को रखूंगा, थर्सडे को टेस्ट रखूंगा। ठीक है, मॉर्निंग में, कल हम टाइम फिक्स कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे, बट थर्सडे को उसका रिटन टेस्ट होएगा, 1 आवर का। मैं पेपर भेजूंगा, आप लोग जूम पे आओगे, मैं पेपर भेजूंगा, आप 2 डिवाइसेस मतलब रखोगे, एक जूम चलाओगे और एक पे आपके पास पेपर आएगा, और उसको आप लिख के मुझे पीडीएफ बना के वो वापस भेजोगे 1 आवर का। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, तीसरी बात, अब आज का होमवर्क पहले तो आप होमवर्क नोट डाउन करो। आपको कोऑर्डिनेशन, क्योंकि आपको कल ही देना है मेरे को, इसलिए मैं आपको डिटेल में कुछ नहीं दे रहा, आपको सिर्फ कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन 2 बार लिखनी है। ठीक है,
फीचर्स और इंपॉर्टेंस की हेडिंग्स 2 बार लिखनी है, क्योंकि आपको कल ही देना है, मतलब आज ही देना है मेरे को होमवर्क। एंड एसेंस वाला क्वेश्चन एक बार डिटेल में, क्योंकि एसेंस का क्वेश्चन बच्चे गलत कर जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप एसेंस का क्वेश्चन एक बार डिटेल, ठीक है। फीचर्स और इंपॉर्टेंस डिटेल में नहीं लिखनी, ठीक है। कल 2 बजे हमारी क्लास है। नेक्स्ट चैप्टर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शुरू करेंगे, उसके नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा नेक्स्ट सैटरडे से। एंड बच्चों मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज देखिए थोड़ी जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट है फीस की, वो आप प्लीज डिपॉजिट कराइए। आपको ऑनलाइन ही करानी है, कहीं किसी को घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे से जो भी ऑनलाइन हमारे ऑप्शन है अकाउंट नंबर, वो लीजिए और अपना जो भी इंस्टॉलमेंट आपकी मम्मा पापा को कन्वीनियंट लगती है आप वो पे करिए, आप लोगों के ऊपर भी बर्डन ना पड़े, हमारे ऊपर। ठीक है बच्चों, ऑल ओके? कैश में कर सकते हैं? इस पे कैश में? हाँ, कैश में भी कर सकते हैं। आप मेरे को एक बार कॉल कर देना क्लास के बाद या 2 o'clock के बाद, मैं आपको बता दूंगा। ओके ठीक है बच्चों, किसी को कुछ भी डाउट हो इस चैप्टर में, आप जब इसको आज मतलब आप 1-2 दिन में पढ़ोगे, थर्सडे को 12 बजे आपका टेस्ट है और सबको 12 बजे है। हम कल एक बार टाइम कंफर्म कर लेंगे, वैसे 12 बजे ही होएगा। सबको देना है, किसी को भी टेस्ट स्किप नहीं करना। कोई बहुत मजबूरी हो, किसी और की कोई क्लास हो, तो मेरे को बता देंगे, पहले बता देंगे, ठीक है। ओके, तो आप जब इस चैप्टर को रिवाइज करो, कोई भी डाउट आपको आ रहा है, कोई भी पॉइंट में आपको डाउट आ रहा है, तो आप मुझसे ऑन द स्पॉट आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं आपको उसी टाइम पे कोशिश करूंगा क्लियर करने की। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? चलिए, तो आप अपना होमवर्क मेरे को आज सेंड करेंगे। कल 2 बजे हम एमसीक्यू असाइनमेंट करेंगे। एमसीक्यू असाइनमेंट का प्लीज टेक अ प्रिंट आउट निकाल के रखिए, उसको फोन से मत करना, प्रिंट आउट निकालना अगर हो सके, ठीक है। चलिए, कल मिलते हैं 2 बजे। ओके, एंड टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय। किसी को कुछ पूछना है तो वो रुक जाइए, मैं इसको रिकॉर्डिंग ऑफ करो।